हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम उपरिव्यय नियंत्रण के सभी इम्पोर्टेंट सवालों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने श्रम लागत नियंत्रण को कवर किया था कि लेबर को जो पेमेंट दिया जाता है उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। ऐसे इस चैप्टर में हम समझेंगे कि हमारी लागत से जो ज़्यादा खर्चा आ रहा है, जिसे हम उपरिव्यय या ओवरहेड नाम देते हैं, उसको किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है या उसकी कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है, ये सीखेंगे। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एक कारखाने में 20,000 इकाइयों के उत्पादन के अनुमानित उपरिव्यय नीचे दिए जा रहे हैं। मतलब कारखाने में कुल मिला के कितनी यूनिट प्रोड्यूस की गई थी? 20,000। अब जब उस व्यक्ति ने 20,000 यूनिट बनाई तो जो खर्चा आया वो हमें बता रहा है कि कारखाना परिवर्तन उपरिव्यय वेरिएबल ओवरहेड फैक्ट्री के कितने? 10 रुपये। मतलब पर यूनिट, एक यूनिट पे कितना खर्चा आया? 10 रुपये आया था। कारखाना स्थायी उपरिव्यय, स्थायी मतलब फिक्स्ड कितने थे? 1,00,000 रुपये। अब यहाँ अमाउंट आपको दे दिया है, एक यूनिट की प्राइस भी दे दी है, लेकिन आप याद रखेंगे फिक्स का मतलब ये होता है कि आप यूनिट वहाँ ज़्यादा बनाएंगे तो भी वही खर्चा रहेगा, और यूनिट अगर आप कम बनाएंगे तो भी वही खर्चा रहेगा। तो यहाँ पर अगर हमारे 1,00,000 रुपये लगे हैं, तो अगर हम 20,000 से क्वेश्चन में हमें 20,000 से ज़्यादा यूनिट देंगे तो भी हम 1,00,000 रुपये ही रखेंगे, और अगर 20,000 से कम यूनिट देंगे वो तो भी हमें 1,00,000 रुपये ही लिखना है। तो यहाँ पर हमें ये 5 रुपये से लेने से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद दे रखा है विक्रय उपरिव्यय। यहाँ पर वो बोल रहा है 10% तो फिक्स है। अब 10% फिक्स का मतलब ये होता है, यहाँ खर्चा दिया 10 रुपये, 10 रुपये का अगर हम 10% निकालेंगे तो आएगा 1 रुपीज़। मतलब 1 रुपीज़ जो रहेगा वो हमें फिक्स्ड में लिखना है, और जो बचे हुए 9 रुपीज़ हैं उसे हमें परिवर्तनशील मतलब वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है यूनिट के अकॉर्डिंग। अगर यूनिट ज़्यादा बनाएंगे तो हमारा खर्चा ज़्यादा आएगा, और यूनिट अगर कम बनाएंगे तो खर्चा कम आएगा। फिक्स्ड में यूनिट का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, यूनिट आप ज़्यादा बनाएंगे तो भी वही खर्चा, कम बनाएंगे तो भी खर्चा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम किसी शॉप का रेंट मान सकते हैं कि यदि मान लो एक दुकानदार ने अपनी दुकान का किराया 5,000 रुपये एक मंथ का दिया। अब वो वहाँ पर सामान ज़्यादा बेचेगा तो भी उसे 5,000 ही देना है, और सामान कम बेचेगा तो भी उसे 5,000 ही देना है। इसलिए आपको फिक्स्ड जहाँ पर भी वर्ड दिखे वहाँ पर आपको चेंजेस नहीं करना है। जितना अमाउंट इन्होंने 20,000 यूनिट का दिया है उतना ही अमाउंट हमें, कम हो या ज़्यादा हो, जितनी भी यूनिट होगी वहाँ पर हमें वही अमाउंट लिखना है। आगे दे रखा प्रशासन उपरिव्यय। अब यहाँ पर भी आपको अमाउंट दे दिया है। जहाँ आपको अमाउंट लिखा हुआ दे दे, आप समझिए कि वहाँ पर ये जो खर्चा है वो फिक्स्ड है। तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर यहाँ आपको अमाउंट दिया है, इसका मतलब इसे भी हम क्या मानेंगे? फिक्स्ड मानेंगे। तो यहाँ पर फिक्स्ड है कितने? 60,000। मतलब हम ज़्यादा यूनिट बनाएंगे तो भी 60,000 लिखेंगे, कम बनाएंगे तो भी 60,000 लिखेंगे। फिर है वितरण व्यय, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में ये बोल रहे हैं 20% फिक्स्ड है। तो 5 रुपीज़ का 20% 1 रुपीज़ आता है। 1 रुपीज़ फिक्स्ड में लिखेंगे, मतलब 1 इंटू यहाँ कितनी यूनिट बनाई? 20,000। तो 20,000 रुपीज़ तो हमें लिखना ही है, चाहे यूनिट कम लिखें बने या ज़्यादा बने। और बाकी जो 4 रुपये बच रहे हैं ये रहेगा अकॉर्डिंग यूनिट। यूनिट ज़्यादा होगी तो ज़्यादा और कम होगी तो कम, जितनी भी यूनिट होगी उसमें हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? देखिए, हमें बोला गया है यहाँ पर कि आपको 16,000 और 12,000 इकाइयों की उपरिव्यय लागत ज्ञात करना है। जो डाटा दिया हुआ था वो कितने का था? 20,000 का। और हमें बोला क्या गया है? आप 16,000 यूनिट का और 12,000 यूनिट का उपरिव्यय लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले काम कहाँ होता? फैक्ट्री में। तो हम फैक्ट्री के खर्चे निकालेंगे। फैक्ट्री में उन्होंने 1,00,000 रुपये दे रखे थे। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने जो 1,00,000 रुपये फिक्स्ड दिए थे वो कितने यूनिट के दिए थे? 20,000 यूनिट के। अब 20,000 यूनिट के दिए थे तो भी हमें 16,000 यूनिट बनाएंगे तो भी हमने कितने रुपए लिखे? 1,00,000।
और 12,000 यूनिट बनाएंगे तो भी कितने, 1 लाख। मान लो कि हमने फैक्ट्री ली और फैक्ट्री में वहाँ जहाँ पर भी हम काम करवा रहे हैं या पूरी फैक्ट्री का मान लेते हैं, रेंट मजदूरी वगैरह सब मिला के कुल मिला के 1 लाख होते हैं। अब किसी मंथ में यूनिट ज़्यादा बनेगी तो भी खर्चा 1 लाख आएगा और यूनिट कम बनेगी तो भी खर्चा 1 लाख आएगा। इसीलिए यहाँ पर यूनिट का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यूनिट फिक्स्ड, अगर यूनिट चेंज होती है और जो भी एक्सपेंसेस है वो फिक्स्ड है तो यूनिट का उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन में दिया था। इसके बाद क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा हुआ था फैक्ट्री के जो वेरिएबल ओवरहेड है वो कितने हैं, 10 रुपये। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, यूनिट के अकॉर्डिंग, कम होगा तो कम खर्चा हो जाएगा, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा। अब यहाँ पर कितनी यूनिट है, 16,000। एक यूनिट 10 रुपये की, तो अमाउंट कितना आएगा, 1,60,000। ऐसे ही यहाँ कितनी है, 12,000। 12,000 इंटू 10 कितना आएगा, 1,20,000। ये वेरिएबल था इसलिए दोनों में अमाउंट चेंज हुआ। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया था, वहाँ पर 60,000 लिखा था लेकिन कहीं से कहीं तक फिक्स्ड नहीं लिखा था। तो जहाँ पर भी अगर आपको एंट्री के साथ कोई अमाउंट लिखा हुआ दिख जाए तो आप समझिए कि वो जो एक्सपेंसेस है वो फिक्स्ड है। तो ये फिक्स्ड था इसलिए हमने 60,000 यहाँ भी लिखा और 60,000 यहाँ भी लिखा। इसके बाद क्वेश्चन में हमें सेलिंग एक्सपेंसेस दिया था। सेलिंग एक्सपेंसेस में उन्होंने क्या बोला था, कुल मिला के सेलिंग एक्सपेंसेस कितने थे, 10 रुपये, जिसमें उन्होंने बोला था कि 10% इसका क्या है, फिक्स्ड है। तो 10 रुपये का 10% कितना होता है, 1 रुपये। अब फिक्स्ड है तो हमारे पास जो डाटा आया है वो कितने यूनिट का था, 20,000। तो जो 1 रुपये में हम इंटू करेंगे जितने का हमारे पास डाटा था, कितना था, 20,000 यूनिट का। तो हमने 20,000 यहाँ भी लिखे, 20,000 यहाँ पर भी लिखे। ऐसे ही अब बचा हुआ अमाउंट देखते हैं हम, 10 रुपये कुल मिला के हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस थे, सेलिंग ओवरहेड, जिसमें से 1 रुपया फिक्स था। तो फिक्स का मतलब क्या है, जितनी यूनिट का डाटा दिया था उसमें उस अमाउंट का इंटू कर देंगे और जो अमाउंट आएगा वो यूनिट ज़्यादा बनेगी तो भी उतना ही लिखना है और कम बनेगी तो भी उतना ही लिखना है। अब बारी आती है 10 रुपये में से 1 रुपया तो फिक्स था, बचे कितने, 9 रुपये। 9 रुपये कैसे हैं, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या, यूनिट वाइज। तो 16,000 में अगर आप 9 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 1,44,000। और 12,000 में 9 का इंटू करेंगे कितना आएगा, 1,08,000। सेम ऐसा का ऐसा आपको डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ही बांटना है। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्वेश्चन में कितने दिए हैं, 5 रुपीज़, और इस पर कितना बोला उन्होंने, 20%। तो 5 रुपीज़ का 20% भी 1 रुपीज़ आता है। 1 में हम 20,000 का इंटू करेंगे, 20,000। 16,000 यूनिट बनाने पे भी खर्चा आएगा और 12,000 यूनिट बनाने पे भी 20,000 खर्चा आएगा। अब कितने बचे, तो 5 रुपये में से 1 रुपया तो आपका फिक्स्ड में चला गया, बचे कितने, 4। 4 कौन सा हुआ, वेरिएबल। वेरिएबल में क्या करेंगे, जितनी यूनिट उसका मल्टीप्लाई। तो 16,000 में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, 64। 12 में 4 का मल्टीप्लाई किया, 48। इस तरीके से टोटल हमारा खर्चा 16,000 यूनिटों को बनाने पर कितना आ रहा है, 5,68,000। और अगर हम 12,000 यूनिट बनाएंगे तो हमारा खर्चा कितना आएगा, 4,76,000। तो उन्होंने हमें स्टेटमेंट बनाने का बोला था कि जो ओवरहेड है वो अगर हम 16,000 यूनिट बनाएंगे या 12,000 बनाएंगे तो ऊपरी व्यय की लागत कितनी आएगी। तो कितनी लागत आई, 5,68,000 और 4,76,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोल रहा है वो, पहले वीक में जो काम हुआ 3 वीक का डाटा दिया हुआ है। 3 वीक में अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन हुआ है, अलग अलग खर्चे आए हैं। 2 तरीके के खर्चे दिए हैं यहाँ पर, कारखाने के भी दिए हैं, मतलब फैक्ट्री के भी दिए हैं और सेलिंग के भी दिए हैं। अब वो नीचे हमसे क्या पूछ रहा है, उक्त विवरण से निम्न ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है प्रति इकाई परिवर्तनशील कारखाना एवं विक्रय व्यय। मतलब हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, फैक्ट्री का भी निकालना है और सेलिंग भी निकालना है। और दूसरा प्रति सप्ताह स्थिर कारखाना एवं विक्रय उपरी व्यय, मतलब हमें फिक्स्ड कॉस्ट भी निकालना है, पर वीक की फैक्ट्री की भी निकालना है और सेलिंग ओवरहेड की भी निकालना है। तो इन सवालों को हम सॉल्व कैसे करें, तो इसको हम ऐसे समझते हैं, हमने पहले वीक काम करा, हमारी यूनिट बनी 1800। जब हमने 1800 यूनिट बनाई, अभी हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं, पहले हम केवल फैक्ट्री के खर्चे निकालते हैं।
हमें अभी फैक्ट्री का कैलकुलेशन करना है। हमने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की? 1800। जब हमने 1800 यूनिट बनाई तो हमारा खर्चा कितना आया? 12,000। सेकेंड वीक हमारी 100 यूनिट ज़्यादा बनी, हमारा खर्चा कितना आया? 12,500। और थर्ड वीक में हमारी 2400 यूनिट बनी है, मतलब 500 यूनिट ज़्यादा बनी है सेकेंड वीक से, और हमारा खर्चा कितना है? 15,000। इसका सीधा सा मतलब है कि यूनिट बढ़ती जा रही है तो खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। अब कितनी यूनिट बढ़ने पे कितना खर्चा आ रहा है, या एक यूनिट का खर्चा कितना है, एक यूनिट का खर्चा ही हम उसे ही क्या बोलते हैं? प्रति इकाई। और अभी हम प्रति इकाई परिवर्तनशील किसका निकाल रहे? कारखाने का। अभी हम सेलिंग का नहीं निकाल रहे। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या याद रखना है? आपको ये देखना है कि जब हमने 1800 यूनिट बनाई है तो हमारे खर्चे 12,000 थे, और हमने 1900 यूनिट बनाई तो हमारे खर्चे 12,500 हो गए। मतलब 100 यूनिट ज़्यादा बनी है तो कितने रुपए ज़्यादा खर्चे हुए? 500। जब 1800 यूनिट आपने बनाई तो आपके खर्चे कितने? 12,000। 1900 यूनिट बनाई तो खर्चे कितने हैं? 12,500। मतलब 500 रुपये का ज़्यादा खर्चा आया, और यूनिट कितनी ज़्यादा बनी? 100। इसका मतलब एक यूनिट का परिवर्तनशील लागत मूल्य कितना आ रहा है? 5 रुपये। चाहे तो आप फर्स्ट और सेकंड से देखिए, चाहे तो आप सेकंड और थर्ड से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने सेकंड वीक में कितनी यूनिट बनाई थी? 1900। और थर्ड वीक में कितनी बनाई? 2400। सेकंड वीक और थर्ड वीक में खर्चे का अंतर कितना आया? 2,500। तो हमारा 2,500 रुपये खर्चे ज़्यादा आए, और यूनिट कितनी ज़्यादा बन गई? 1900 की जगह पर 2400, मतलब 500 यूनिट ज़्यादा बनी। मतलब एक यूनिट पे कितना खर्चा? 5 रुपये। ये आप चाहो तो पहले और तीसरे को भी कंपेयर करेंगे तो याद रखिएगा, पहले और दूसरे को साथ में लेके चलना है, दूसरे और तीसरे को, और फिर तीसरे और पहले को, मतलब सबके साथ आपस में आपको माइनस इनका डिफरेंस निकाल के डिवाइड करना है। तो सभी मेथड में आंसर सेम आएगा, और जो सेम आंसर आता है वही हमारा क्या है? परिवर्तनशील मूल्य। अब कितना परिवर्तनशील कारखाना अमाउंट आया आपका? 5 रुपये एक यूनिट का। ऐसे ही आप इसको कैलकुलेट कैसे करें? कैलकुलेट करने के लिए आपको फार्मूला याद रखना है। उत्पादन के किन्हीं दो स्तरों के कुल उपरिव्यय का अंतर मतलब वही उपरिव्यय का जो भी अंतर है। जैसे पहले वीक में कितने थे? 12,000। दूसरे वीक में कितने थे? 12,500। दोनों के बीच का अंतर कितना आया था? 500। अपॉन में क्या है? उत्पादन के दो स्तरों की उत्पादन मात्रा में अंतर। उत्पादन की मात्रा कितनी थी? 1800 की जगह कितने हुए थे? 1900। दोनों में अंतर कितने का आया था? 100। या इंग्लिश में डिफरेंस ऑफ टोटल ओवरहेड बिटवीन एनी टू लेवल ऑफ आउटपुट अपॉन में डिफरेंस इन आउटपुट बिटवीन टू लेवल्स। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। जैसा मैंने आपको फैक्ट्री का बताया, सेम हम समझते हैं अब सेलिंग का। सेलिंग में देखते हैं, हमने जब 1800 यूनिट बनाई तब हमारे कितने थे खर्चे? 5600। और जब 1900 बनाई तो हमारे खर्चे कितने? 5800। कितने रुपए ज़्यादा लगे हमारे? 200 रुपये। दोनों के बीच में अंतर कितने का? 200 का। कितनी यूनिट ज़्यादा बनी हमारी? 100। मतलब 100 यूनिट ज़्यादा हमारी बन रही है, खर्चा 200 रुपये का आ रहा है। मतलब एक यूनिट पे कितने रुपए का खर्चा आ रहा है? 2 रुपये का। अगर ये हम सेकेंड और थर्ड से देखें, सेकेंड वीक में हमारे खर्चे 5,800, थर्ड वीक में हमारे खर्चे 6,800। कितने का अंतर आया? 1,000 का। यूनिट में अंतर कितने का आया? 2400 में से 1900 गए 500। मतलब एक यूनिट पे आपका खर्चा यहाँ पर भी कितना है? 2 रुपये। यह आप फर्स्ट सेकंड हो गया, सेकंड के साथ थर्ड हो गया, आप थर्ड के साथ फर्स्ट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब थर्ड और फर्स्ट देखते हैं। थर्ड और फर्स्ट में अमाउंट का अंतर कितना आ रहा है? 1200। 6800 में से 5600 गए, और इधर यूनिट 2400 में से 1800 गए, कितने आए? 600। मतलब एक यूनिट कितनी? 2। तो जैसे हमने फैक्ट्री का अमाउंट निकाला था, एक यूनिट की कीमत कितनी आई? 5 रुपये। ऐसे सेलिंग में एक यूनिट की खर्चा कितना आ रहा है? 2 रुपये। तो ये तो हो गया हमारा प्रति इकाई परिवर्तनशील कारखाना और विक्रय, दोनों हो गया। अब हमें निकालना है प्रति सप्ताह स्थिर कारखाना व्यय। स्थिर कारखाना व्यय कैसे निकाले? तो देखिए, पहले वीक में हमारे खर्चे कितने हुए? 12,000। पहले वीक में हमने यूनिट कितनी बनाई? 1800। अब आपने 1800 यूनिट बनाई, आपको इतना मालूम है कि एक यूनिट कितने की थी? 5 रुपये की। अभी हमने कैलकुलेट करा है। तो 1800 में अगर आप 5 का इंटू करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा? 9,000।
12,000 हमने कुल मिला के खर्चे करे, जिसमें से 9,000 खर्चे हमारे यूनिट वाइज हो गए, मतलब वेरिएबल। तो बचा कितना? 3,000। ये 3,000 जो खर्चा माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा? फिक्स्ड। अब इसको आप किसी भी लेवल से लेके कर सकते हैं। अगर आप सेकेंड मेथड से करें, मतलब सेकेंड वीक से करेंगे, तो भी यही आएगा। हम सेकेंड वीक को लेके करते हैं। हमारे कुल मिला के खर्चे कितने? 12,500। 12,500 में हमने यूनिट कितनी बनाई? 1900। 1900 एक यूनिट कितने की? आपकी 5 रुपये की। तो 19 में 5 का इंटू करोगे आप 95। 12,500 में से 9,500 घटाएंगे आप, यहाँ पर भी आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना आएगा? 3,000। आप थर्ड से करेंगे तो भी आपका आंसर ये आएगा। 15,000 है, यूनिट कितनी बनी? 2400। 2400 में 5 का इंटू करेंगे आप, तो कितना आएगा? 12,000। 15,000 में से 12,000 जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3,000। तो तीनों कंडीशन में सेम आएगा। तो उसने हमसे पूछा प्रति सप्ताह स्थिर कारखाना वे, तो स्थिर मतलब फिक्स्ड कॉस्ट कारखाने की, फैक्ट्री की कितनी रहेगी आपकी? 3,000। ऐसे ही अब हमें काय का निकालना? सेलिंग का भी निकालना। तो सेलिंग का भी सेम निकालेंगे। कितना खर्चा है हमारा? 5600। 5600 में से कितनी यूनिट बनवाई हमने? 1800। एक यूनिट की सेलिंग ओवरहेड कितनी आई थी? 2 रुपये। तो 18 दूने 36, 3600 खर्चे हुए, मतलब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? 2,000। या आप सेकेंड को लेके करें तो 5800 आ जाएगा यहाँ पर, 5600 की जगह पर। 1900 है, एक यूनिट 2 रुपये की, कितना आ जाएगा? 3800। तो भी कितना आएगा? 2,000। थर्ड को आप लेके करेंगे तो 6,800। 6,800 में से यूनिट कितनी बनी आपकी? 2,400। एक यूनिट 2 रुपये की, तो कितना है? 4,800। 6,800 में से 4,800 माइनस करोगे आप, कितना आएगा? 2,000। तो इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है। चाहे तो आप बुक की मेथड से भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट और सेकेंड वीक का पहले अमाउंट का डिफरेंस निकाला, और फिर यूनिट अपॉन में। सेकेंड और थर्ड वीक का अमाउंट लिखा, अपॉन में यूनिट। फर्स्ट और थर्ड वीक का अमाउंट लिखा। तो तीनों कंडीशन में जो एक ही आंसर आएगा, कितना आएगा? 5। ऐसे ही ये तो हो गया फैक्ट्री का। अब सेलिंग का भी सेम आएगा। फर्स्ट और सेकेंड वीक, सेकेंड और थर्ड वीक, थर्ड और फर्स्ट वीक, अंतर कितना? 2। अब 12,000 खर्चे हुए, जिसमें से वेरिएबल 9,000 है, तो फिक्स्ड कितने आएंगे? 3,000। 5,600 खर्चे हुए, 3,600 वेरिएबल है, कितने हैं? 2,000। तो आप पहले वाले वीक से सॉल्व करें, चाहे किसी भी वीक से सॉल्व करें, आपका आंसर फिक्स्ड कॉस्ट में कितना आएगा? 3,000 और 2,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। यहाँ उसने हमें बोला है जुलाई 2018 के लिए एक वस्तु की 5,000 इकाइयाँ, मतलब यहाँ पर हमें यूनिट कितनी दी है? 5,000 की उत्पादन क्षमता की लागत शीर्षक ए में दी है, मतलब उसने यहाँ खर्चा दे दिया है हमें, तथा व्ययों की व्यक्तिगत परिवर्तनशीलता, जो भी एक्सपेंसेस हैं जो परिवर्तनशील हैं, उनको उन्होंने बी वाले कॉलम में दे दिया है। जो कि उत्पादन क्षमता में 25% तक रहने वाले उच्चावचन पर लागू होगी, शीर्षक बी में दी जा रही है। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर? हमें उसने बोला कि आप उक्त विवरण से माह की कुल स्थिर लागत, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, और प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत। आपको फिक्स्ड कॉस्ट टोटल निकालने का बोला है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट टोटल निकालने का नहीं बोला, पर यूनिट के हिसाब से निकालने का बोला है। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम परसेंटेज देखें कि किसको कितना परिवर्तित करने का उसने बोला है। उसने बोला मटेरियल पूरा 100% वेरिएबल है, लेबर जो है 30,000 है, वो 100% वेरिएबल, मतलब पूरा वेरिएबल में आएगा। पावर कैपेसिटी जो है वो 80% वेरिएबल है। अब 80% अगर वेरिएबल है तो बचा कितना? 20%। 20% काय में लिखेंगे? हम फिक्स में लिखेंगे। रिपेयर 75% वेरिएबल, मतलब 25% हम लिखेंगे फिक्स्ड में। स्टोर्स में 2,000 का 100% पूरा वेरिएबल है, मतलब फिक्स्ड में कुछ नहीं आएगा। इंस्पेक्शन के 20% वेरिएबल है, मतलब बचा हुआ 80% क्या आएगा आपका? फिक्स्ड में। डेप्रीशिएशन 100% क्या है? वेरिएबल है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ओवरहेड जो हैं वो 25% हमारा क्या है? वेरिएबल। तो बचा हुआ क्या आएगा? 75% क्या रहेगा? फिक्स्ड। और सेलिंग ओवरहेड 50% क्या है? वेरिएबल। तो बचा हुआ क्या हुआ? फिक्स्ड। तो इस तरीके से हमें इसे बांटना है।
सबसे पहले मटेरियल की बात करते हैं। मटेरियल उन्होंने कितना बोला है, एक कॉलम हमने काय का बनाया, वेरिएबल का, और एक बनाया हमने फिक्स्ड का। तो देखिए उन्होंने 50% 50,000 बोला और 100% पूरा क्या बोला है, वेरिएबल है। तो पूरा 100% वेरिएबल है, मतलब 50,000 पूरे काय में लिखे हमने वेरिएबल में। लेबर के 30,000 है, ये भी पूरे वेरिएबल है, तो 30,000 पूरे वेरिएबल में लिखे, फिक्स्ड में कोई अमाउंट नहीं आया। अब बात आती पावर की। पावर में 80% वेरिएबल है, तो 80% हम काय का निकालें, 2500 का। 2500 का जब आप 80% निकालेंगे तो अमाउंट आएगा 2,000। अब 2,000 वेरिएबल में चला गया तो बचा अमाउंट काय में जाएगा, फिक्स्ड में। तो बचे कितने, 500। 500 हमने कौन से कॉलम में लिखे, फिक्स्ड वाले कॉलम में। इससे आगे बढ़ते, रिपेयर के कितने हैं, 4,000। अब 4,000 में से उन्होंने कितने बोले हैं, 4,000 में से 75% क्या है, वेरिएबल। तो 4,000 का हम 75% निकालेंगे, तो 4,000 का 75% कितना आएगा, 3,000। 3,000 काय में चला गया वेरिएबल में, बचे हुए 1,000 काय में जाएंगे, फिक्स्ड में। फिर स्टोर में कितने, 2,000। 2,000 में पूरे 100% वेरिएबल, तो पूरे 2,000 लिखें। इंस्पेक्शन के 20% वेरिएबल में जाएंगे, तो 1,000 का 20% कितना था, 200। 200 वेरिएबल में गया है, तो बचा हुआ 800 काय में जाएगा, फिक्स्ड में। फिर डेप्रीशिएशन 100% वेरिएबल है, पूरा अमाउंट लिखा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10,000 का 25% जो है वो वेरिएबल में जाएगा, तो 2,500 वेरिएबल में गए, बचे 7,500 काय में जाएंगे, फिक्स्ड में। इसके बाद सेलिंग ओवरहेड जो हैं वो 6,000 है। 6,000 में उसने 50% वेरिएबल बोला। अब 50% अगर वेरिएबल है तो क्या होगा, 50% मतलब 3,000 वेरिएबल में आएगा और 3,000 आपका काय में आएगा, फिक्स्ड में। तो इस तरीके से हमने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को अलग अलग तो कर लिया, लेकिन अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। उसने हमें क्या बोला, कुल स्थिर लागत। अब हमने कुल स्थिर लागत तो निकाली, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारे पास आ गई। ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई, 12,800। आगे उसने ये बोला है कि प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत। यहाँ पर प्रति इकाई पर यूनिट नहीं आया, ये हमारा ये जो अमाउंट आया है ये हमारा टोटल वेरिएबल है, ना कि पर यूनिट। अब पर यूनिट कैसे निकालें, तो हम क्या करेंगे, हमारा टोटल खर्चा कितना है, 1,12,700, ये कुल मिला के खर्चा है। अब ये खर्चा कितनी यूनिट पे है, तो क्वेश्चन में ऊपर ही ऊपर आपको हेडिंग दी थी कितनी यूनिट, 5,000। तो इसको 5,000 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आपके पास आ जाएगा। तो देखिए जब हम 1,12,700 को 5,000 से डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट की कीमत कितनी आएगी आपकी, 22 रुपये 54 पैसे, 22.54। इसके बाद आते हैं हम एग्जाम्पल 4 पे। ये क्वेश्चन मैं आपको इसके पहले वाले लेक्चर में, इसके पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ मैं, इसलिए ये क्वेश्चन आप वहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कारखाने में XYZ 3 उत्पादन विभाग हैं, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट XYZ है और इनकी हेल्प कौन करते हैं, तथा ABCD 4 सेवा विभाग है, सर्विस कौन देते हैं, ABC और D। इन विभागों के उपरिव्यय क्रमशः 54,000, 63,000, 81,000, 24,000, 40,000, 36,000 और 6,000 हैं। सेवा विभागों के व्ययों का बंटवारा निम्न प्रकार होगा, मतलब जो भी सर्विस डिपार्टमेंट है उसके खर्चे काय में जुड़ते हैं, प्रोडक्शन में जुड़ते हैं। तो जो भी सर्विस डिपार्टमेंट है उनके खर्चे हमें, जैसे पहले डी का बांटेंगे, फिर सी के, फिर बी और फिर ए, इनको बांटना है। और ये जुड़ेगा काय में, XYZ में जुड़ेगा, क्योंकि हम सर्विस दे रहे हैं। मेन खर्चा हमें कहाँ से पता लगता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। तो हमें क्या करना है, जो ABCD का जो खर्चा है वो जोड़ना है काय में, X, Y और Z में। तो हमें एक्चुअल कॉस्ट पता लगेगी कि X में प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आई, Y में कितनी आई और Z में कितनी आई। तो इसके लिए हमें यहाँ जो इन्होंने पॉइंट दे रखे इस पर फोकस करना है। इन्होंने बोला है जो D डिपार्टमेंट के खर्चे हैं, जैसे मान लो ये हमारा पहला जो खर्चा ये X का है, ये Y का है, ये Z का है, ये A का खर्चा, ये B का खर्चा, ये C का खर्चा और ये D। तो सबसे पहले हम किसको बांटेंगे, 6,000 को। अब उन्होंने 6,000 को बांटने का बोला, किन किन किसको किसको देगा ये, तो XYZ ABC, मतलब कुल मिला के कितने डिपार्टमेंट है, 6। और इनको किस रेशो में देगा ये, समान, मतलब 6,000 है तो 6,000 में से सबको ये 1,000 रुपये दे देगा। तो इसके जो खर्चे हैं वो नील हो जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं काय पे, सी पे। अब सी जो अपने खर्चे हैं वो किसको किसको देगा, XYZ को देगा और AB को देगा। D जा चुका है, C खुद बांट रहा है, मतलब कहाँ तक देखना अपने को, B तक। अब किस रेशो में, 4:3:1:1:1। तो हम C के खर्चे कुल मिला के कितने हैं, यहाँ पर कितने लिखे, 36,000।
पर आपको ये याद रखना है कि 36,000 तो ये हैं प्लस 1,000 उसने किससे लिए, डी ने कितने दिए थे उसको 1,000, मतलब इसको कुल मिला के कितने बांटने हैं 37,000। इस तरीके से बी बांटेगा 4, 3, 2, 1 में, ए बांटेगा 5, 3, 2 में। तो हमें इस तरीके से इन खर्चों को बांटना है। अब नीचे वो क्या बोल रहा है, आप स्टेप व लैडर विधि से सेवा विभागों के उपरिव्ययों को अविभाजित करते हुए प्रत्येक उत्पादन विभाग के कुल उपरिव्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमने टोटल ओवरहेड लिखे। टोटल ओवरहेड कैसे आया, एक्स वाई जेड ए बी सी डी के खर्चे लिखे, सबको जोड़ के लिखा, कितना है 3,04,000। तो जब हमारे सभी इक्वेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद जब हमारा आंसर आएगा उनका टोटल भी कितना आना चाहिए, 3,04,000। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी ने बोला था कि वो इक्वल बांटेगा, तो डी के पास 6,000 थे, ये 6,000 माइनस कर दिए। अब माइनस करें तो ये 6,000 किसके पास गए, सबके पास 1-1 हज़ार रुपये दे दिए। तो सभी डी के जो एक्सपेंसेस हैं वो सभी डिपार्टमेंट में इक्वली बांट दिए गए, मतलब पूरे 6 डिपार्टमेंट को 1,1,1,000 दे दिए। अब सी ने क्या बोला, मेरे खर्चे 4, 3, 1, 1, 1 के रेशो में बटेंगे। तो 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, मतलब टोटल मिला के 10। मतलब ए को मिलेगा 4/10, बी को मिलेगा 3/10, सी को मिलेगा 1/10, फिर एक्स को मिलेगा आपका 4/10, वाई को मिलेगा 3/10, जेड को मिलेगा 1/10 और ए और बी को मिलेगा 1/10। तो इस तरीके से जब हम इसको बांटते हैं तो पहले तो हम अमाउंट देखें कितना है उसके पास। तो देखिए, सी के पास पहले कितने थे 36,000, डी ने कितने दिए 1,000, कुल मिला के ये कितने चले गए इसके पास से 37,000 थे। 37,000 पूरे माइनस करें। अब इसने अगर 37,000 माइनस करे तो कहाँ गए ये, तो 37,000 को किस रेशियो में बांटेंगे हम, 4, 3, 1, 1, 1 में। तो 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10। 37,000 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 3,700। अब देखिए, तीसरे चौथे और पाँचवें का रेशियो कितना है 1, 1, 1, मतलब 3,700 में काय का इंटू हो रहा 1 का, तो ये 3,700, 3,700, 3,700। अब जो ए और बी में है तो 3,700 में 4 का इंटू करेंगे तो ए का खर्चा आ जाएगा, 3 का इंटू करेंगे तो बी का खर्चा आ जाएगा। तो 37 का डबल होता है 74, 74, और 74 का डबल होता है कितना 148, मतलब 14,800 किसको मिल गए, एक्स को। ऐसे ही 37 में आप 3 का इंटू करते हैं तो आता है 111, मतलब 11,100 रुपये किसको मिल जाएंगे, वाई को। तो सी और डी के खर्चे हमने बांट दिया। अब बारी आती बी की। तो बी ने अपना रेशो क्वेश्चन में कितना बोला है, तो बी ने अपना रेशो बोला है 4, 3, 2, 1। अब बी के खर्चे कुल मिला के बी के पास कितने पैसे, अपन ये देखें 40,000 तो इसके पास पहले से थे, डी ने 1,000 दिए और सी ने कितने दिए 3,700, मतलब कुल मिला के हमको कितने रुपए बांटने हैं 44,700। 44,700 को किस रेशो में 4:3:1 के रेशो में आपको बांटना है, तो आपको ये अमाउंट दिखेगी 4:3:2 और 1 के रेशो में। फिर ए किस रेशो में बांटेगा, ए बी सी एक्स वाई जेड को 4:3:2 में, 5:3:2 में। तो एक के पास कुल मिला के कितने हैं, काउंट जब हम करेंगे तो आएगा 33,170। इसको बांटेंगे हम 5:3:2 के रेशो में, तो आपको अमाउंट दिखेगा 16,585, 9,951 और 6,634। तो इस तरीके से एक्स वाई और जेड के जो टोटल अमाउंट हम जोड़ेंगे, जोड़ने पे हमें यही अमाउंट दिखाई देना चाहिए। तो इस तरीके से सर्विस डिपार्टमेंट के जितने भी खर्चे होंगे वो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे इंक्लूड कर देते हैं।